गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संचार अकेडमी। आज का हमारा अध्ययन विषय है सीजी सेट पेपर 2 ज्योग्राफी और ये हम लोग का क्लास 19 है। क्लास 18 में हमने सोलर इंसुलेशन को कंप्लीट कर लिया था, यानी कि सूर्यताप को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे हीट बजट और टेम्परेचर इन्वर्जन, ये तीनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं हीट बजट से, यानी कि उष्मा संतुलन या उष्मा बजट इसको बोलते हैं। हीट बजट होता क्या है, यहाँ पर लिखावट में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको सुधारेंगे आप लोग। ठीक है, हीट बजट क्या होता है, जो सूर्य से हमें किरणें प्राप्त होती है और ये जो धरातल है इससे जाने वाली जो किरणें हैं, सूर्य से किरणें प्राप्त होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्यताप, है ना। और ये क्या होता है, लघु तरंग के रूप में होता है। और ये जो किरणें हैं धरातल से जो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिव तरंग बोलते हैं। पार्थिव दीर्घ तरंग या बहिर्गामी दीर्घ तरंग बोलते हैं, है ना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो इन दोनों के मध्य क्या होता है, जो संतुलन स्थापित होता है, यही क्या होता है, उष्मा बजट कहलाता है। तो इसी को हम लोग उष्मा बजट कहते हैं, यानी कि सूर्य से प्राप्त जो सौर किरणें हैं और वापस पृथ्वी द्वारा जो भेजे गए विकिरण है, उनमें जो अनुपात बनता है या संतुलन बनता है, वही है आपका उष्मा बजट। ठीक, अब त्रिवार्था ने यहाँ पर उष्मा बजट को दो तरीके से बताया है। पहले तो ये है कि जो सूर्य है वह से जो उष्मा हम लोग को मिलता है या सूर्य की सतह से उष्मा जो विकिरित होता है वो 100% होता है। ठीक, अब ये 100% होता है, बट पृथ्वी में आते हुए ही क्या होता है, एटमॉस्फेयर से गुजर करके आता है। तो एटमॉस्फेयर में हम लोग का जो है क्या है, एरोसॉल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है और साथ में आप लोग का क्लाउड्स वगैरह है, तो ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके बाद जो शेष बच जाता है वो पृथ्वी में आता है ना। तो ये 100% तो छोड़ता है, बट ये किसी रीजन की वजह से पृथ्वी तक 100% नहीं आता। ठीक, तो इसमें आप लोग का जो उष्मा बजट है वो दो तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे। एक है प्रवेशी लघु तरंग, जिसको हम लोग सौर विकिरण बोलते हैं, सोलर इंसुलेशन, सूर्यताप आपतन भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक, और पृथ्वी के साथ वायुमंडल का जो उष्मा बजट है, ये एक ही टॉपिक है। ठीक, फिर सेकेंड वाला है बहिर्गामी या दीर्घ तरंग, जिसको हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण कहते हैं। ठीक, तो पहले इसको अध्ययन कर लेते हैं, फिर इसको अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सौर विकिरण से, प्रवेशी लघु तरंग से। ठीक है, तो ये क्या होता है, सूर्य से हमको पता है, पहले ही आपको मैंने बता दिया क्या होता है, 100% हम लोग को सोलर रेडिएशन प्राप्त होता है, मतलब सोलर रेडिएशन वहां से उत्पन्न होता है। क्या होता है इसमें, इसका जो 35% है, 35% इकाई क्या होता है, प्रवर्तित प्रकीर्ण और पुनः अंतरिक्ष में लौट जाता है। यानी कि 100 का आपको क्या करना पड़ेगा, 35% जो है वो पुनः अंतरिक्ष में भेज देना, यानी कि इसको माइनस कर देना। तो इसमें कितना बच जाएगा, 5, 6, ये यानी कि 65% आपको बच जाता है। 35% तो डायरेक्ट चला गया है ना, तो आपका कितना बच गया, 65% यहाँ पर शेष बच गए हैं। ठीक है, ये अब क्या होता है, ये जो 35% इकाई है वो जाता कैसे है, तो इसमें जो 27% है वो क्या होता है, बादलों के द्वारा प्रवर्तित होता है। ठीक, और 2% जो है हिमखंड जो है वो प्रवर्तित कर देता है, और 6% जो है वो जो धूल कण वगैरह है वो कर देते हैं, प्रकीर्ण कर देता है। ठीक है, स्कैटरिंग, समझ गए। तो प्रवर्तन मतलब क्या होता है, किसी सतह से टकरा करके वापस चला जाना। प्रकीर्ण मतलब क्या होता है, प्रवर्तन मतलब कोई वस्तु क्या है, ऑब्जर्व करके वापस छोड़ देता है। प्रकीर्ण मतलब क्या होता है, टकरा करके बिखर जाता है। फिर क्या होता है, और कुछ अवशोषित कर लिया जाता है धूल कणों द्वारा, है ना। तो ये क्या है, आपका पूरा 35% का ये बजट है कि ये 35% कैसे अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। ठीक, अब शेष बच गया हम लोग का 65%। तो ये जो 35% डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला जाता है, स्पेस में चला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी की एल्बिडो। तो आपको याद रखना है, पृथ्वी की ओवरऑल एल्बिडो कितना है, 35 है। पृथ्वी की जो औसत एवरेज एल्बिडो बोलेंगे तो आपको 30% बताना है। तो एग्जाम में आपको यही चीज ध्यान देना है कि जो एल्बिडो पूछा है वो औसत में पूछे हैं, या आप लोग को जो एल्बिडो है वो ओवरऑल पूछा है। ओवरऑल पूछेंगे या सामान्य एल्बिडो पूछेंगे तो 35, और औसत एवरेज में पूछेंगे तो आपको 30% बताना है। ठीक, तो ये है आप लोग का लघु प्रवेशी तरंग का 35% का बजट। अब आगे हम लोग देखते हैं जो
35% शेष बच गया उसका बजट देखते हैं। ठीक, वो कहाँ कहाँ है और कैसे जाता है। तो 35% का हो गया। अब जो शेष 65% है इसका 40% यानी कि 14% क्या हो जाता है, वायुमंडल जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है। बीच में एटमॉस्फेयर है ना, ये ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक, और क्या होता है, पृथ्वी पर पहुंचने वाली और उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा है वो कितना बच गया, अब 51% हो गया। ठीक, क्योंकि अब हम लोग का 14% तो निकल गया 65 में से, तो 65 में 14 को माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना बच गया, सिर्फ 51%। और यही 51% जो है वो पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक, अब हमको इस 51% का भी बजट देखना है। ठीक है, तो ये जो 51% है वो पृथ्वी पर किस किस रूप में आता है और कैसे जाता है। ठीक, तो अब हमने क्या देख लिया, 35% का कंप्लीट कर लिया और 65% में से 14% का भी देख लिया। 14% क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है। फिर शेष बच गया 51%, तो इसी 51% का अब हम बजट देखते हैं आगे। ठीक, ये जो 51% है ये क्या होता है, धरातल के द्वारा अवशोषित की जाती है और पुनः क्या होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में वापस अंतरिक्ष में भेजता है। तो ये कैसे भेजता है, तो पहले सीधे अंतरिक्ष में कितना 17% जाएगा और फिर 34% जो है वो हमारा जो वायुमंडल है वो ऑब्जर्व करेगा। कैसे करेगा, इस 51% का बता रहे हैं। अभी ये पृथ्वी सतह की बात है, धरातल की बात है। ठीक, तो धरातल की जो सीधे संपर्क में धरातल के द्वारा जो अंतरिक्ष है उसमें कितना परसेंट, 17% जाएगा और 34% जो बच जाएगा उसमें से 6% इकाई प्रभावी विकिरण के रूप में कार्य करेगा, यानी कि वायुमंडल को गर्म करने के लिए। 9% क्या हो जाएगा आपका संवहन या विक्षोभ में काम आएगा, जो आप लोग का चक्रवात वगैरह आता है वो वाले में। ठीक, या आप लोग के भूमध्य रेखा में आप लोग का संवहन होता है ना, गर्म होकर के वायु ऊपर उठता है, उन क्रियाओं में होता है। और संघनन की जो गुप्त उसमें है उसमें 19% जो इकाई है वो चला जाता है कंडेंसेशन में। ठीक, तो आप लोग का ये 34% का बजट ये है। तो हो गया आपका 51%। और वायुमंडल द्वारा कितना हो जाता है, तो पहले हमने क्या देखा था इसमें, वायुमंडल में 14 प्लस पृथ्वी का जो एल्बिडो है 34, ये यानी कि वायुमंडल क्या करता है 48% डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेता है, शेष 51% जो है वो पृथ्वी के पास रहता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का लघु विकिरण या सौर विकिरण का बजट। अभी हम लोग देखते हैं जो बहिर्गामी दीर्घ तरंग है या पार्थिव विकिरण है, इसका बजट देख लेते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का। अब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, जो वस्तु सूर्य से जितना मात्रा में तापमान ग्रहण करता है उतना मात्रा में छोड़ता भी है। एक नियम हमने कल देखा था ना सूर्य ताप वाले में। तो उसी प्रकार ये जो पृथ्वी है वो क्या करता है, 51% जो टेम्परेचर ऑब्जर्व करता है उसको क्या करता है, छोड़ता भी है संतुलन स्थापित करने के लिए। तो जो विकिरण छोड़ता है वो क्या होता है, दीर्घ तरंग के रूप में होता है और इसे हम लोग बोलते हैं पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक, तो ये आप लोग समझिए पार्थिव विकिरण क्या होता है, धरातल के द्वारा एटमॉस्फेयर में छोड़ा गया जो टेम्परेचर है वही है ना। अब इसमें क्या होता है 51% जो पृथ्वी क्या करता है ऑब्जर्व करके ऊपर छोड़ता है वो 51% है। ठीक, इसी का हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर बजट देखेंगे। और वायुमंडल कितना है, 48% वायुमंडल डायरेक्ट ऑब्जर्व करता है। ठीक, इसमें का 14% 17% उसी में जाता है ना। चलो अब इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर इसका 51% का देखेंगे पार्थिव विकिरण वाले का। ठीक, तो ये है आपका फर्स्ट वाला सोलर रेडिएशन और ये है आपका पार्थिव विकिरण वाला, दोनों के एक साथ समझते हैं आप। पार्थिव विकिरण वाला है ये डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ठीक, अब सूर्य से हमको क्या होता है 100% मिलता है। अब 100% रेडिएशन नीचे आता है। ठीक, इन नीचे जब आता है तो इसमें से 27% क्या होता है, क्लाउड वगैरह से टकरा करके चला जाता है। और 2% क्या होता है, हिमखंडों के वो हो जाता है, हिमखंडों द्वारा छोड़ दिया जाता है। 6% जो है क्या होता है, जो एरोसॉल से धूल कण है उससे टकरा करके फैल जाता है, स्कैटरेट हो जाता है, यानी कि धूल कण से टकरा करके वो बिखर जाता है। ठीक, और 7% क्या होता है, 17% पृथ्वी द्वारा ऑब्जर्व होता है। 34% क्या होता है, ये भी अर्थ द्वारा ऑब्जर्व होता है बट इसको वापस कर देते हैं ना ये। और 14% क्या होता है, वायुमंडल ऑब्जर्व करता है। तो ये है अपना सूर्य का। ठीक, अब फिर क्या होता है पृथ्वी कैसे भेजता है, तो ये जो 17% ये पृथ्वी ऑब्जर्व कर है उसको एटमॉस्फेयर में वापस कर दिया यहाँ पर। ठीक,
ये जो है इसको यहाँ वापस कर दिया, ठीक है। और फिर 23% रेडिएशन का वो हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पर +4% वायुमंडल में चला गया, किस लिए? वायुमंडल को गर्म करने में, ठीक, प्रभावी विकिरण के रूप में। फिर हमने क्या देखा? 9% जो हम लोग का संवहन या विक्षोभ वगैरह होता है उसके लिए। फिर कंडेंसेशन में आपका 19%, ठीक। तो इस प्रकार से आपका 48% ये वायुमंडल में चला गया। तो ये है आप लोग का संतुलन स्थापित करने का तरीका। तो समझ गए आप? तो बहिर्गामी में आप लोग को 51% का ही आपको बताना पड़ेगा और उसमें आपको पूरा 48% का रहता है, ठीक। तो ये 51% आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का ऊष्मा बजट का। आगे हम लोग देखते हैं टेम्परेचर, तापमान और टेम्परेचर इन्वर्जन का देखेंगे। चलिए, सो टेम्परेचर क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो तापमान का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। और सूर्य से जो गर्मी हमको प्राप्त होती है वही क्या कहलाता है? टेम्परेचर या ऊष्मा कहलाते हैं ना। मुख्य स्रोत तो सूर्य है, बाकी अदर से भी हम लोग ले सकते हैं अभी वर्तमान में, ठीक। तो मुख्य ऊर्जा का स्रोत हम लोग का सूर्य है, बट हम लोग अभी नाभिकीय ऊर्जा वगैरह या आप लोग का ये कह दिया जाए कि वाटर के द्वारा ऊर्जा बना लेते हैं, पवन के द्वारा ऊर्जा वगैरह स्थापित कर लेते हैं, तो ऐसा रहता है। मेन ऊर्जा आपको क्या है? ये वाला जो टेम्परेचर है ये आप लोग का सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य इसका मुख्य पहलू है, ठीक। अब ये जो टेम्परेचर है या ऊष्मा का कारण है या उसका प्रभाव है, ये हम लोग को इसमें पूरे अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ऊष्मा और तापमान क्या है? दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, आपको ध्यान रखना है ना। ऊष्मा और टेम्परेचर एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन इसके वास्तविक में दोनों में अंतर है, ठीक। पहले क्या होता है? जो ऊष्मा है ये क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप है, ठीक। और जो वस्तुओं को गर्म करता है उसमें क्या है? एक ऊर्जा का पार्ट है, ये इसका छोटा संघ है जो वस्तु को गर्म करते हैं। और ऊष्मा जो है वो क्या उसकी मात्रा का बोध कराता है ना। और तापमान क्या है? तापमान ये बताता है कि कोई पदार्थ कितना गर्म है, ठीक। तो ऊष्मा क्या है? एक पार्ट है जो किसी वस्तु को गर्म करता है और तापमान बताता है कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को आपको समझना है। ऊष्मा क्या है आप लोग का? टेम्परेचर किसी वस्तु को गर्म करने वाला और तापमान उसको महसूस कराने वाला है, ठीक। तो इसमें इस प्रकार कह सकते हैं कि जो ऊष्मा का कारण है वह तापमान का प्रभाव है, ठीक। हाँ, अब हम लोग एक सूत्र है यहाँ पर जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, औसत दैनिक तापमान कैसे निकालते हैं? तो औसत दैनिक तापमान इक्वल टू दिन का उच्चतम तापमान और दिन का न्यूनतम तापमान। जैसे हाईएस्ट टेम्परेचर आज कितना गया, तो मैं बोल दूंगी यहाँ पर 51 डिग्री सेल्सियस। और लोवेस्ट टेम्परेचर कितना गया, तो लोवेस्ट टेम्परेचर जो है हम लोग का 4 बजे या 5 बजे सुबह का होता है, तो मैं यहाँ पर ले लिया मान लीजिए 19 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब ये दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर इसको पहले काउंट कीजिए, 9 और 1 10 हो गया और 1 कैरी हो गया, यहाँ पर एक कैरी, 1 और 5 6 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक। यानी कि ये 70 हो गया। अब ये 70 में 2 से डिवाइड करो तो 35 दूनी 70, 2 ये, तो आपका ये 35 आ गया औसत तापमान दिन का, है ना। तो ये ऐसे निकालते हैं, तो समझ गए होंगे। फिर ये इसी को यहाँ पर बताया गया है, ठीक, सूत्र को ही एक्सप्लेन किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। औसत मासिक तापमान देख लीजिए। अब हमने दैनिक तापमान का बता दिया कैसे निकालना है, एग्जाम्पल लेके। औसत मासिक तापमान ये कैसे निकालते हैं? जब हम लोग प्रतिदिन की जो औसत तापमान है उसको योग करके जो कुल माह है उनके दिनों की संख्या से भाग देते हैं तो औसत मासिक तापमान निकलता है ना। तो हमको उसको देखना पड़ेगा, जैसे पहले में किए वैसे करना पड़ेगा। तो लेकिन क्या करना है, इसको पूरे मंथ का, पूरे मंथ में जितने भी डे है उतने डे का। जैसे हम लोग का इस मंथ में 31 मंथ है या 30 का मंथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 31 डे का टेम्परेचर कितना कितना किस दिन कितना कम गया है कितना ज़्यादा गया है उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जो 31 या 30 का महीना है उसको नीचे रख देंगे और जो काउंट किया है उसको यहाँ पर रख देंगे। फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा, औसत मासिक टेम्परेचर निकलेगा, ठीक। फिर उसी प्रकार हमको क्या करना है, औसत वार्षिक निकालना है। इसे 12 महीने का जो टेम्परेचर है उसको हमको 12 से डिवाइड करना रहेगा, ठीक। तो ये है, तो ये इसकी प्रक्रिया है। फिर है हम लोग देखते हैं वायुमंडल में
ऊष्मन एवं शीतलन की विधियां। ठीक, फर्स्ट है ये कैसे होता है, तो फर्स्ट जो है वो सोलर रेडिएशन द्वारा, विकिरण क्रिया द्वारा। तो विकिरण क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है या लघु तरंग है जिसको हम लोग शॉर्ट वेव बोलते हैं, ये क्या होता है, पृथ्वी में पहुंचती है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित कोण या सौर विकिरण के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, फिर यहाँ से क्या होता है, जब पृथ्वी में आता है तो पृथ्वी इसको अवशोषित कर पुनः वापस कर देता है। इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, यानी कि लॉन्ग वेव बोलते हैं, है ना। तो ये जो सूर्य से प्राप्त विकिरणों को जब हम लोग वापस भेजते हैं ना, तो उसी का हम लोग बोलते हैं विकिरण। ठीक, तो सूर्य से जो किरणें प्राप्त हो रही पृथ्वी को, पृथ्वी उसको वापस कर देगा, तो ये हम लोग का हो जाता है विकिरण। ठीक, फिर है चालन, कंडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये चालन क्या होता है, जब आप लोग देखते हैं चाय वगैरह गर्म करते हैं या खाना बनाते हैं तो पहले क्या होता है, आग जलाते हैं, फिर नीचे गर्म होता है, नीचे गर्म होने सतह गर्म हो जाता है तो अपने आप पानी भी गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है तो ऊपर में आप लोग जो ढक्कन रखते हैं वो भी गर्म हो जाता है। तो ये क्या है, एक अणु से दूसरे अणु में ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम लोग बोलते हैं चालन। ठीक, तो आप समझ गए, एक अणु के संपर्क में आने से दूसरे अणु का गर्म होना या उस तापमान को ग्रहण करना, यही है आपका चालन। ठीक, अब ये मंद प्रक्रिया है, पहले नीचे वाला स्टेप होगा, फिर ऊपर ये जाएगा धीरे धीरे, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऑल ओवर गर्म हो जाता है ना। फिर है आप लोग का कन्वेक्शन, संवहन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इसमें जो पृथ्वी की सतह है वहाँ पर क्या होता है, हीट अधिक रहता है, तो वो गर्म होकर के हवा जो है वो फैलती है और फिर हल्की होकर के ऊपर उड़ जाती है, इसको हम बोलते हैं संवहन। और ये कहाँ पर होता है, जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर होता है, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पर होता है। आप लोग देखेंगे 0 डिग्री अक्षांश के पास 5 डिग्री नॉर्थ से साउथ के बाद ये क्या होता है, ये संवहन होने लगता है। जो वायु है ये गर्मी की वजह से ऊपर उठता है और 23.5 डिग्री के आसपास ये नीचे उतरता है कर्क रेखा में और इधर मकर रेखा में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं संवहन। ठीक, यानी कि गर्म होकर वायु का ऊपर उठना। फिर है आप लोग का अभिवहन, एडवेक्शन। अब ये क्या होता है, अभिवहन जो है, संवहन तो हमने देख लिया, अब एडवेक्शन। संवहन क्या होता है, ये वर्टिकल होता है, यानी कि ये खड़ी जाता है, ये आपका धरातल है तो वायु आपका ऊपर अंतरिक्ष की ओर ऐसे उठेगा और फिर नीचे आ जाता है। लेकिन एडवेक्शन में क्या होता है, जस्ट इसके विपरीत होता है। ये क्या होता है, क्षैतिज गति करता है, ऊष्मा का क्षैतिज स्थानांतरण होता है इसमें, अभिवहन में। ठीक, वायुमंडल के तापमान में जो ऊर्ध्वाधर गति की तुलना में क्षैतिज गति ज्यादा अधिक होता है, जैसे कि लू वगैरह आप लोग देखें ना, आपका एक एग्जाम्पल है ये लू, जो भारत में चलता है, गर्म हवा वगैरह भी बोलती जाए, ये आपका अभिवहन का ही परिणाम होता है। ठीक, तो एक तरीके का गर्म कौन है, अभिवहन जो है वो, और ये क्षैतिज गति करता है, वर्टिकल नहीं। जैसे आप लोग पानी को गर्म करेंगे तो पानी गर्म होने के बाद वो क्या करेगा, ऐसे ऊपर नहीं जाता टेम्परेचर, आप ही की तरफ ऐसे आएगा, ऐसे मुड़ करके वो, जैसे ही किनारे हाथ करेंगे वो जलेगा। तो ऐसी है लू वगैरह, क्षैतिज गति से काम करेगा एडवेक्शन में। चलो, फिर है रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। अब ये क्या होता है, एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज। ठीक, यह प्रक्रिया क्या होता है, बिना किसी बाहरी ऊष्मा के आदान प्रदान के ही कंप्लीट हो जाता है। अब ये कैसे होगा, शीतलन, जब क्या हो जाता है, हवा ऊपर उठती है तो क्या होता है, दबाव कम होने के कारण फैलते हैं, जिससे क्या होता है, तापमान आप लोग का गिर जाता है। जैसे हमने क्या कहा, यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है तो हवा हल्की होकर के फैल जाती है और ऊपर उठते हैं, ये हमने बोला। जब ये ऊपर उठता है तो क्या होता है, इसमें दबाव जो है वो कम होता है, जिसके कारण इसमें तापमान में गिरावट आता है। ठीक, अब फिर क्या होता है, जब हवा नीचे बैठता है फिर वापस वो भारी होकर के नीचे बैठेगा तो उसमें संकुचन होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। ठीक, चलिए, नेक्स्ट है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था पिछले सेट में, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। लेटेंट हीट क्या होता है, ये गुप्त ऊष्मा वाष्पीकरण की क्रिया के माध्यम से वायुमंडल के जो ऊपरी भाग है वहां पर पहुंचती है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर हाई रहता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो जल है वो जल क्या होता है, हल्का हो जाता है और ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठता है तो फिर क्या होता है, यहाँ कंडेंसेशन की क्रिया होती है। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होता है, जब कंडेंसेशन होता है तो ये अपने गुप्त ऊष्मा को छोड़ देता है,
फिर ये क्या होता है, बादल, या तो ये जल का बूंद बनेगा या आपका हिम वगैरह बनेगा, जो भी इसको बना रहेगा ये यहाँ पर होता है फिर अंतरिक्ष में। ठीक, हाँ। तो ये लेटेंट हीट है, ये गुप्त ऊष्मा वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा ऊपर पहुंचता है, आपको पहले ही मैं बता दिया है ना। टेम्परेचर हाई होता है तो जल गर्म होकर के ऊपर उठता है और हल्के हो जाता है ना। फिर क्या होता है, पृथ्वी में जो व्यय की ऊर्जा है वो क्या होता है, जलवाष्प के अणु में गुप्त के रूप में विद्यमान रहता है। जो आप लोग देखते हैं ना वाटर वेपर, उस वाटर वेपर में ही अपनी एक ऊष्मा होता है, और ये जो वाटर वेपर है जब हल्की होकर के ऊपर उठता है संघनन के लिए, तब क्या करता है, ये ठंडी होती है, वहां पर ऊपर में जाके शीतलन होता है, तो शीतलन अधिक हो जाता है तो ये बर्फ बनता है। और यदि ये लेटेंट हीट जो है वो 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री तक के ही रहता है, जिसको हम लोग ओसांग बिंदु बोलते हैं, इस ओसांग बिंदु आके रुक जाता है तो ये वाटर बनता है। ठीक, और उससे नीचे चला जाएगा तो ये आप लोग का हिम बर्फ वगैरह बनता है। तो ये है आप लोग का लेटेंट हीट। चलिए, जब तक ये गुप्त ऊष्मा छोड़ेगा नहीं अपने अंदर का, तब तक ये ऐसा प्रक्रिया नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो टेम्परेचर है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला हमने जैसे सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे, सेम वही चाहेगा, कुछ इसमें चेंज हो जाएगा, है ना। तो पहला है आप लोग का लेटीट्यूड, यानी कि अक्षांश। आप लोग पहले ही समझ चुके हैं अक्षांश क्या है। अब ये आपका अर्थ है, अर्थ में आप लोग का ये अक्षांश है, ये बटा हुआ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये आप लोग का वृत्तीय क्षेत्र है ना, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या होता है, यदि हम लोग इक्वेटर में जाते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा में जाते हैं, तो टेम्परेचर हाई हो जाता है क्योंकि सन रेज यहाँ पर सीधी पड़ती है। फिर हम लोग ये टिल्टेड में जाते हैं 23.5 डिग्री सेल्सियस कर्क रेखा और मकर रेखा में, तो इसमें क्या हो जाता है, सूर्य की किरणें हल्की तिरछी होती है, प्लस 6-6 महीने में चेंज होता है। तो ये जब 6-6 महीने में चेंज होगा तो उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर में परिवर्तन आता है। ठीक, फिर नदर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं, तो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग को टेम्परेचर लो देखने को मिलता है। तो ये क्या है, अक्षांशीय वितरण है आप लोगों का टेम्परेचर का। तो अक्षांश भी क्या होता है, प्रभावित करता है। सेकेंड है एल्टीट्यूड, समुद्र तल से जो धरातल की ऊंचाई है। हम लोग देखते हैं जैसे जैसे हम लोग समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई में अधिक जाते हैं, जैसे पर्वत एरिया में चले जाएं, ये हम लोग का क्या है, ये समुद्र तल है, और हम लोग ऐसे पर्वत में चले जाए, तो जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे हम लोग का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम मिलता है हम लोग को, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें समतल सतह पर सीधी पड़ती हैं, किंतु जो ऊंची क्षेत्र है वहां पर उसकी किरणें तिरछी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो टकरा करके फिसल के निकल जाता है। ठीक, हाँ। फिर नेक्स्ट है सागर तट से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब ये कैसे प्रभावित करेगा, आप सभी को पता है, जल का जो स्वभाव है वो स्थल की अपेक्षा थोड़ा सा अलग है ना। जल क्या होता है, बहुत धीमी गति से गर्म होगा और बहुत धीमी गति से ठंडी भी होगा, और वहीं स्थल को कह दीजिए फटाक से गर्म हो जाएगा, फटाक से ठंडे हो जाता है ना। तो ये क्या करता है, जो जल के निकट लगे हुए जो भाग है, स्थल है, वहाँ पर सम आप लोग को टेम्परेचर मिलेगा, नहीं अधिक गर्म रहेगा नहीं अधिक ठंडा रहेगा। और जैसे जैसे आप लोग समुद्र तट से दूरी बनाएंगे आपको गर्मी महसूस होगी। ठीक, तो तापमान बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, जल एवं स्थल की स्वभाव, आपको पहले ही मैंने यहाँ पर समझा दिया कि जो जल है और स्थल है दोनों का स्वभाव विरोधी है। स्थल क्या है, फास्ट गर्म होता है और फास्ट ठंडा होता है। जो जल है वो स्लो मोशन में ठंडी होती है और स्लो मोशन में गर्म होता है, तो दोनों का स्वभाव अलग है। तो ये तापमान को प्रभावित करेगा। यदि जलीय क्षेत्र है तो टेम्परेचर वहाँ पर अधिक ऑब्जर्व करेगा, प्लस एकदम स्लो। ठीक, तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसको आप लोग देख लेंगे, कुछ नोट भी इसमें डाले हुए हैं जो आप यदि बारीकी से समझना चाहेंगे तब इसको अध्ययन करना पड़ेगा। एग्जाम में वैसे तो नहीं आते। अब इधर आते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ क्लाइमेट बताए हुए हैं जो प्रभावित करता है, उसी के अंतर्गत है ना। महाद्वीपीय जलवायु हो गया और महासागरीय जलवायु हो गया। समुद्री तल से दूर जो स्थलबद्ध क्षेत्र है वो महाद्वीपीय जलवायु वहाँ देखने को मिलेगा। समुद्र तट क्षेत्र है, यदि पास वाले क्षेत्र है तो वहाँ पर आपको सागरीय जलवायु मिलेगा, यानी कि सन जलवायु। ठीक, ये यहाँ पर क्या होगा, जलवायु जो है वो चरम रूप में होगा, यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा। और ये समकालीन जलवायु, यानी कि आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मतलब सामान्य रहेगा। तापमान अधिक रहेगा, तापांतर अधिक रहेगा। यह बस क्या है, आप लोगों को आर्द्रता अधिक देखने को मिलेगा, मेघ आच्छादन देखने को मिलेगा, क्लाउड दिखेगा, क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें, वनस्पति वगैरह ये सभी देखने को मिलेगा। फिर तो ये है इसकी कुछ विशेषताएं, इसको देख लेना, एग्जाम में नहीं आएगा यहाँ से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, धरातल की प्रकृति।
ये टेम्परेचर को कैसे प्रभावित करता है? तो धरातल की जो प्रकृति है, उसके जो रंग है या उसका बर्फ वगैरह है, बर्फ चादर वगैरह फैला हुआ कैसा है, तो वो प्रभावित करेगा। यदि बर्फ की चादर है या हिमखंड है तो वो क्या करता है, सूर्य की जो किरणें हैं उसको डायरेक्ट प्रवर्तित कर देता है, तो वो तो गर्म होगा ही नहीं, भले ही पिघल जाता है थोड़ा बहुत, है ना। मरुस्थल क्या करता है, उसको अधिक अवशोषित करता है। तो जो हिम चादर वाला क्षेत्र है वो तो उसको प्रकीर्णन कर देगा, छोड़ देगा, जैसे आएगा वैसा है। मरुस्थल में यदि आएगा तो टेम्परेचर ऑब्जर्व करेगा तो टेम्परेचर और हाई हो जाएगा। तो जो धरातल है वो कैसी है, उसकी नेचर कैसा है, ऑब्जर्व करने वाला है, प्रकीर्णन करने वाला है, या स्कैटर करने वाला है, ये क्या करता है, प्रभावित करता है आपके टेम्परेचर को। ठीक, फिर है महासागरीय धाराएं। अब आपको देखना है कि टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा। आपको कुछ फैक्ट्स भी बताए थे मैंने कि टेम्परेचर का मुख्य स्रोत सूर्य है, बट किसी और कारणों से भी हमें ऊर्जा मिल जाती है। तो हम लोग को एक मुख्य स्रोत है आप लोग का, जो धाराएं हैं, वो धाराएं दो तरीके का होता है, एक कोल्ड होता है और एक हॉट होता है, वार्म होता है। तो जो कोल्ड जो धाराएं हैं वो क्या करते हैं, जिस एरिया से बहेंगे उस एरिया को ठंडी कर देंगे, और जो हॉट वो है करेंट्स है या वार्म करेंट्स है वो क्या करेगा, आसपास के एरिया को वार्म कर देता है। जैसे एग्जांपल आप लोग देखेंगे तो जो लेब्राडोर की धारा है वो क्या है, ठंडी है, तो वो क्या कर देता है, वहाँ के आसपास के जो क्षेत्र है उसको ठंडी रख देता है। और वहीं गल्फ स्ट्रीम जो धारा है वो क्या है, गर्म है, और गर्म जो धारा है वो स्कैंडिनेविया फिनलैंड के पास जाता है, तो क्या करते थे, वहाँ बर्फ नहीं रहता, क्योंकि जो आप लोग ये गल्फ स्ट्रीम देखते हैं वो धारा उसको क्या कर देता है, पिघला के रखता है हमेशा, तो अचानक से बर्फ देखने को मिलता है वहाँ पर। ठीक, तो ये नेचर कैसा है, जो करेंट्स है उसकी, ये आपको प्रभावित करेगा टेम्परेचर को। फिर है आप लोग का प्रचलित पवने एवं वायु राशियाँ। आपको प्रचलित पवने कितने हैं, 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं, आप लोग का भूमध्य रेखा में चलने वाला जो है, दोनों साइड जो कर्क और मकर रेखा में चलने वाला है, यानी कि भूमध्य रेखा में कौन से चलता है आप लोगों को, पहले तो शांत पेटी होता है, इसके बाद आप लोगों का क्या आता है, व्यापारिक पवन, फिर आप लोगों का पछुआ पवन और ध्रुवीय पवने होते हैं। ये 3 तरीके का स्थायी पवने हैं, और कुछ साइड पवने वायु राशियाँ भी रहते हैं। तो उन सभी में क्या होता है, पवने की जो प्रकृति है, ठंडी है या गर्म है, इसके अकॉर्डिंग परिवर्तन होता है। आपके जो ग्रही पवने हैं या सनातनी पवने हैं या स्थायी पवने हैं, जिसको आप लोग पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन और विषुवत-रेखी पवन के नाम से जानते हैं, इसकी नेचर कैसे है, गर्म है या ठंडी है। ध्रुव की ओर से आएंगे तो ऑफकोर्स वो ठंडी रहेंगे, और इक्वेटर की ओर से जाएंगे तो वो गर्म रहेंगे। तो जो इक्वेटर की ओर से और स्थल की ओर से जाते हैं वो गर्म शुष्क रहेंगे, हॉट एंड ड्राई रहेंगे, या वार्म एंड ड्राई रहेंगे। और जो उधर से आते हैं जल साइड से जाएंगे वो क्या रहेगा आप लोग का, हॉट एंड वो रहेगा, हॉट एंड वेट रहेगा, या तो वेट एंड वो रहेगा, है ना। तो आप लोग का ये क्या करता है, ये प्रभावित करता है आप लोग के टेम्परेचर को, कि वो कैसा है, किस स्थान से आ रहा है। ठीक, फिर है ढाल का स्वभाव। अब हम लोग देखते हैं जो पर्वत और पठारी एरिया है उसमें ढाल का भी प्रभाव पड़ता है। यदि हम लोग पर्वत और पठारी एरिया की बात करें तो जो सन रेज है वो किस भाग में पड़ रहा है, उसका सूर्य अभिमुख कौन सा है, तो सूर्य अभिमुख वाला जो क्षेत्र है, यानी कि सामने वाला पार्ट है, उसमें टेम्परेचर हाई रहेगा, पीछे वाला पार्ट में टेम्परेचर आपका कम रहेगा, क्योंकि वहाँ पर तो जाएगा ही नहीं टेम्परेचर, सूर्य की जो किरणें हैं। ठीक, तो ये है। फिर है वायुमंडलीय तत्व। अब आपको देखना है कि ये जो आपका यहाँ पर सूर्य है और ये आपका नीचे धरातल है, तो इसके मध्य में कोई क्लाउड वगैरह तो नहीं है, कोई बादल नहीं है, या एटमॉस्फेयर में कोई दिक्कत तो नहीं है, धूल कण ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब धूल कण ज़्यादा बढ़ जाता है या बादल वगैरह छा जाते हैं तो जो सूर्य की किरणें हैं वो धरातल तक पहुँच नहीं पाते। इसको क्या करते हैं, ये जो बादल वगैरह या धूल कण है वो रोक लेते हैं या ऑब्जर्व करके सेंड कर देते हैं वापस, है ना। तो आप लोग का ध्यान रखना है कि जो वायुमंडल के तत्व हैं वो उसको नियंत्रित करते हैं, किस सिचुएशन में है। क्लाउड है, जैसे आप लोग ठंड के दिनों में देखना जो सिटी एरिया है वहाँ पर आप लोग का पॉल्यूशन अधिक होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स एरो पार्ट से धूल कण वगैरह है वो बहुत अधिक हो जाता है। तो वापस आप लोग देखेंगे कि 10 से 11 बजे तक के भी आप लोग को सड़क सही तरीके से दिखाई नहीं देता, जबकि गाँव में वही 8-9 बजता है फिर आपको सड़क दिखने लग जाते हैं। वही खेत साइड जाएंगे तो आप लोग को वैसी धुंध देखने को मिलता है। तो ये क्या है, कुछ जो डस्ट पार्टिकल्स है उनकी वजह से होता है, या तो बादल की वजह से होता है ना। तो वायुमंडलीय जो तत्व हैं ये सभी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये हो गया आप लोग का टेम्परेचर का जो फैक्ट से प्रभावित करने वाले वो हो गया। फिर आगे हम लोग का इसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण पैटर्न देखना है। ठीक, तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 तरीके का है, एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है।
ठीक। तो पहले हम लोग वर्टिकल को देख लेते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल को देखेंगे। तो वर्टिकल क्या होता है, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर में कैसा परिवर्तन आता है वो देखेंगे। तो ये दो तरीके का है, एक सामान्य तापमान ह्रास दर हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि क्षोभ मंडल के साथ ऊंचाई में जैसे जैसे बढ़ते हैं और टेम्परेचर गिरता है, 1000 मीटर या 1 किलोमीटर में जाते हैं तो 6.5 सेल्सियस की कमी आती है, और 165 मीटर में जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आता है। ये क्या है आपका वर्टिकल नॉर्मल लेफ्ट रेट इसको हम लोग बोलते हैं, या लेफ्ट रेट है, और ये वर्टिकल ही है ना। और वही सेकेंड में यदि जाते हैं वायुमंडलीय, तो इसका सेकेंड पार्ट है विभिन्न वायुमंडल के परत में यदि तापमान को देखते हैं, वर्टिकल ही देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे क्षोभ मंडल में क्या होता है, तापमान घटता है। वही समताप मंडल में जाएंगे तो ओजोन गैस की वजह से थोड़े से आगे बढ़ेंगे, जैसे 18 से 35 किलोमीटर की ओर बढ़ते हैं हम लोग तो टेम्परेचर हाई हो जाता है आपका। फिर वही क्या होता है मध्यमंडल में जाएंगे तो वहाँ पर जो स्टेटोपॉज है वहाँ क्या हो जाएगा, शून्य टेम्परेचर हो जाएगा। इसके बाद ये टेम्परेचर अचानक से ही लो हो जाएगा, एकदम गिरने लग जाता है। फिर जैसे ही थर्मोस्फीयर में जाएंगे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, बट जो आपका एयर है वो क्या है, थिन है, इसकी वजह से हमको पता नहीं चलता, बट यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, ठीक। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई के साथ ये घटता है क्षोभ मंडल में, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। किस कारण से इन्वर्जन हो सकता है, जो कि हम लोग इधर देखेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन में। फिर क्या होता है एटमोस्फियर, तो इसमें तापमान बढ़ता है क्योंकि ओजोन गैस है। फिर मध्यमंडल तापमान घट जाता है इसमें, और फिर थर्मोस्फियर जो आयन मंडल हम लोग बोलते हैं वहाँ पर तापमान फिर से तेजी से बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो रेडियो एक्टिव तरंग वगैरह है वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जो सूर्य की एक्सरे और गामा रेस है उसको, ठीक। तो ये है आप लोग का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण ये क्या होता है, जब तापमान वितरण जो है वो पृथ्वी की सतह पर अक्षांशों के द्वारा हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे समताप रेखाएं हैं, आइसोथर्म्स वगैरह है उसके द्वारा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो संताप रेखाएं उसके माध्यम से, ये क्षैतिज वितरण है अक्षांश रेखा के द्वारा, उसके माध्यम से अध्ययन करते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज वितरण। तो हम लोग अब इसको देख लेते हैं। संताप रेखाएं क्या होती हैं, जो समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है या जोड़ने वाली रेखा है, उसको हम लोग संताप रेखा बोलते हैं, ठीक। और चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अधिकतम तापमान, ये कुछ फैक्ट है, इसको याद रखना है। अधिकतम तापमान तो भूमध्य रेखा पर न होकर के कहाँ रहता है, ये मकर रेखा के पास, सॉरी ये कर्क रेखा आना चाहिए मेरे ख्याल से, सॉरी हाँ, अधिकतम तापमान मकर रेखा के पास है, और सर्वाधिक सबसे अधिक तापमान आपको बोलना है कर्क रेखा में रहेगा, ठीक। क्योंकि पृथ्वी क्या है 23.5 अंश टिल्टेड है, तो जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा में सीधी पड़ती हैं। तो आपको याद रखना है सबसे अधिक सबसे हाई हम लोग टेम्परेचर बोलेंगे तो वो कहाँ मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मिलेगा, ठीक। उसके बाद सेकेंड नंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में मिलेगा, यानी कि मकर रेखा में मिलेगा। फिर न्यूनतम तापमान हम लोग बोलेंगे निम्न ध्रुवीय अक्षांश है वहाँ पर मिलेगा। फिर ताप प्रवणता हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट जो देखने को हम लोग को मिलता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वो हमको कहाँ मिलता है, तो जो उच्च तापमान है और निम्न तापमान है उन दोनों के मध्य जो चेंजेस होता है, परिवर्तन आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। तो हम लोग जो ध्रुवों से इसके मध्य टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के मध्य देखते हैं तो उसमें प्रेशर ग्रेडियंट हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये है भूमध्य रेखा में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर तापमान प्रवणता तो 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट तो बन नहीं रहा है। प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ से कहाँ बनेगा, या तो भूमध्य रेखा से हमको कर्क रेखा के बीच देखना पड़ेगा, या कर्क रेखा से हमको उसके बीच देखना पड़ेगा, ध्रुवों के बीच, है ना। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, उच्च तापमान और निम्न तापमान में जो परिवर्तन आता है, ढाल बनता है, वही हम लोग का प्रेशर ग्रेडियंट है, सॉरी टेम्परेचर ग्रेडियंट है। हो गया, क्षैतिज वितरण हो गया, वर्टिकल वितरण भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं तापमान का कालिक वितरण, टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कैसे में। जनवरी के महीने ठंडी महीने हैं और जून के महीने जो है वो गर्म महीने हैं। तो जनवरी के महीने में ये तापमान कैसे वितरित होता है, जनवरी आपका शीत ऋतु है, जनरली आपको पता है, ठीक। तो ये क्या होता है, जनवरी के महीने में जो सूर्य है वो कहाँ ज्यादा रहता है, कर्क रेखा में रहता है। ये आप लोगों का सूर्य है और ये क्या है, सॉरी ये पृथ्वी है और सूर्य कहाँ रहेगा, ये कर्क रेखा में आपका रहेगा, ठीक। कर्क रेखा में रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध में आपको पता है क्या रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में जो है आप लोगों का टेम्परेचर लो रहेगा, यानी कि यहाँ पर शीत ऋतु रहेगा, और यहाँ पर आपका गर्मी का ऋतु रहेगा, ये हॉट रहेगा और ये क्या रहेगा, कोल्ड रहेगा, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है ये उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, शीत ऋतु रहेगा,
और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहेगा। ठीक, और यह महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग है वहाँ पर टेम्परेचर कम रहेंगे, और यहाँ पर जो ये वाला एरिया है यहाँ पर टेम्परेचर उच्च रहेगा, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में आपका टेम्परेचर हाई रहेगा। जनरली आपका 30 डिग्री सेल्सियस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, और यही हम लोग उत्तरी गोलार्ध में बात करें, जैसे यूरेशिया वगैरह हो गया, उसके आंतरिक भाग हो गया, वहाँ टेम्परेचर आप लोग को माइनस में देखने को मिल जाएगा, है ना। नॉर्मली 10 डिग्री सेल्सियस वो रहता है यदि सूर्य उत्तरायण में रहता है, बट वो और गिर जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है ऊपर ग्रीनलैंड के आसपास वाले एरिया जो है वो। ठीक, तो ये है आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी माह का है। ठीक, और समताप रेखाएं की यदि हम लोग बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, जनवरी माह में समताप रेखाएं समुद्र से महाद्वीप की ओर यदि जाते हैं तो वो क्या होते हैं, भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाते हैं, और यदि महाद्वीप से समुद्र की ओर जाने पर उत्तरी ध्रुव की ओर क्या होता है, झुक जाता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, जमीन पानी की तुलना में अधिक ठंडी होती है इसी वजह से। ठीक, तो आप लोग समझ गए जनवरी में क्या होता है, समताप रेखाएं समुद्र से महाद्वीप की ओर जाएंगे तो भूमध्य रेखा में मुड़ेगा, और यदि महाद्वीप से समुद्र की ओर जाएंगे तो ध्रुव की ओर मुड़ेगा। ठीक, और फिर है भारत की स्थिति। तो उत्तर भारत में औसत तापमान कितना रहता है जनवरी के माह में, तो 14 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य। ठीक, और दक्षिण भारत में, उत्तर भारत के है ना ये, दक्षिण भारत में देखेंगे तो समुद्र का प्रभाव पड़ता है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी कि ठंडी रहता है हम लोग के यहाँ, बट ये नॉर्मल टेम्परेचर है। फिर हम लोग देखते हैं जून माह का ग्रीष्म ऋतु में कैसा रहता है। तो जून माह में हम लोग देखते हैं जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा में चला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सीधा चमकता है। तो होता क्या है, इस महीने में ये जो है वो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, आपका ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा और दक्षिणी में शीत हो जाएगा। जस्ट उसके अपोजिट इसको पलट देना पॉइंट को, फिर आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। ठीक, जो अफ्रीका दक्षिण पश्चिम एशिया वाला है, अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका रेगिस्तान वाला है भारत का, वो सभी इलाके अभी क्या हो जाएंगे, एकदम हीट हो जाएंगे। सॉरी, उसमें थोड़ा सा कूलिंग आ जाता है। ठीक, उत्तरी उसमें जाता है तो ये आपका जो भूमध्य रेखा वाला एरिया है या कर्क रेखा वाला एरिया है, इसमें आपको क्या हो जाएगा, तापमान बहुत ऊपर चला जाता है। ठीक, और वही दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका उच्च अक्षांश वाला जो तापमान है वो बहुत कम हो जाएगा आप लोग का। तो उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसमें जस्ट इसके विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समताप रेखा है। जो समताप रेखा है वो कैसे गति करेगा, तो जून के माह में समताप रेखा है, महाद्वीप से यदि ध्रुव की ओर जाते हैं तो महाद्वीप से यदि सागर की ओर जाएंगे तो वो ध्रुव की ओर मुड़ेंगे, और सागर से महाद्वीप की ओर जाएंगे तो वो भूमध्य रेखा की ओर मुड़ेंगे। ये इसकी विशेषता है। ठीक, तो ये समताप रेखा भी देख ली। अब भारत की स्थिति देखेंगे तो जून महीने में सबसे अधिक गर्म महीना है हम लोग का भारत का। ज़्यादातर आपके राजस्थान वाला क्षेत्र है, पंजाब वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 48 डिग्री सेल्सियस तक की, है ना, कभी कभी 52 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो जून के अंत में मानसून के आगमन तथा सप्ताह में थोड़ी गिरावट आती है, क्योंकि मानसून आता है तो बारिश होता है। तो ये है आप लोग का टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, आपको याद रखना है, यहाँ पर फैक्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। एक समताप रेखा ऐसे चल रहा है तो दूसरा भी ऐसे ही चलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर अब लैंड नहीं है, यहाँ पर समानता ज़्यादा है, यहाँ पर केवल वाटर ही वाटर फैला हुआ है, इसकी वजह से इसमें क्या होता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता। और वहीं उत्तरी गोलार्ध में चले जाएंगे तो वो स्थल वाला भाग है, कहीं पर फिर से कुछ जलाशय आ जाएंगे, फिर स्थल है, फिर जलाशय, फिर स्थल, तो उसमें आप लोग को समताप रेखाएं में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे इधर उधर ऊंचाई में बहुत डिफरेंस। ठीक, और फिर वो हो गया। तो हम लोग देखते हैं तापमान का प्रादेशिक वितरण, यहाँ पर डायग्राम से ही समझ लीजिए, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो ये है आपका विषुवत रेखा, इक्वेटर। इक्वेटर में आप लोग का सूर्य सीधा रहता है तो टेम्परेचर हाई रहेगा। फिर आप लोग का ये पृथ्वी टिल्टेड है 23.5 डिग्री में, तो आप लोग का ये जो सूर्य की सीधी किरणें हैं आपको बताया है कि डायरेक्ट इसमें पड़ता है, तो सबसे अधिक या सर्वाधिक टेम्परेचर आपके कर्क रेखा में, देन मकर रेखा में होता है। ठीक, फिर आपको एक चीज़ और याद रखना है, जब उत्तरायण होगा सूर्य तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, और तिरछा यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर टेम्परेचर लो हो जाएगा। और यही जब सूर्य क्या हो जाएगा, दक्षिणायन होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा और यहाँ पर स्लो हो जाएगा, है ना। तो उत्तरायण दक्षिणायन होगा तो इसका प्रभाव होगा। ठीक, तो ये है आप लोग का प्रादेशिक वितरण। अब इसमें एक चीज़ और अच्छे से ध्यान में रख लेना कि कौन क्षेत्र को कौन सी रेखा काट रहा है।
जैसे पिछले बार हम लोग के सीजी सेट में पूछ लिया गया था कि जो भारत के ऐसा कौन क्षेत्र है, सॉरी भारत के ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ से सूर्य जो है वो 2 बार काटता है या सीधा गुजरता है, वहाँ से टेम्परेचर सीधी पड़ती है। तो उसमें हम लोग का वो दिया था कुछ क्षेत्र, चेन्नई वगैरह नाम दिया था। तो हम लोग का जो भारत है ये वाला एरिया, ये तो कर्क रेखा हम लोग का कहाँ से जाता है, यहाँ से लगभग जाता है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ से जाता है। तो 2 बार सूर्य कब चमकेंगे, एक उत्तरायण होंगे तब चमकेंगे, ये तो कर्क रेखा है, उत्तरायण होगा तो यहीं सीधे चमकेगा। तो यानी कि इसके नीचे वाले एरिया में ही ये 2 बार जाएगा, ऊपर वाले एरिया में कभी नहीं जाएगा। तो उसमें आंसर ऊपर वाला दिया था, तो उसमें फिर चैलेंज हुआ था, ठीक। तो आपको याद रखना है, ऊपर वाला कोई एरिया दे दे तो यहाँ पर 0 बार, एक बार भी सीधी नहीं चमकता, यहाँ हमेशा तिरछी। 2 बार कहाँ सीधा चमकेगा, ये वाले इसके नीचे वाले एरिया में, क्योंकि ये तो इसका लास्ट बाउंड्री है, यहाँ ये सीधा चमकता है जब उत्तरायण होता है, ठीक। तो ये नीचे वाले एरिया में 2 बार होगा, जितना भी नाम देंगे उसमें। तो ये हो गया आप लोग का टेम्परेचर। फिर नेक्स्ट है आप लोग का टेम्परेचर एनोलॉमी। ये क्या होता है, तापमान विसंगति जिसको हम लोग बोलते हैं। अब ये तापमान विसंगति क्या होता है, किसी कारणवश बाई चांस एक ही अक्षांश पे क्या होता है, तापमान में डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग तापमान विसंगति बोलते हैं। एग्जाम्पल में मैंने छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, तो मैंने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक। और छत्तीसगढ़ का एग्जाम भी है इसी से। तो हम लोग देखते हैं ये वाला जो पार्ट है वो हार्ट है, फॉर्म है ये वाला, है ना। पेन चेंज कर लेती हूँ। ये आपका ये वाला गर्म एरिया है पूरा, ये आपका 2 पार्ट में बढ़ गया है ना। चिरमिरी, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, आपका कोरबा हो गया, और ये आपका सरगुजा हो गया, और ये जसपुर हो गया। तो वहीं आप लोग देखते हैं ये वाला एरिया पूरा हीट है, और यही जसपुर वाला जो एरिया है मेन पार्ट वाला, वो आपकी ठंडी है। तो ऐसा क्यों है, तो इसका भी कुछ रीजंस है। तो इसी का विसंगति जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, अंतर मिल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं तापीय विसंगति। एक ही अक्षांश में इसी क्षेत्र में इस प्रकार का इतना चेंज क्यों है, यही अध्ययन करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एनालॉमने, ठीक। हाँ, तापीय विसंगति। और इसका रीजन क्या होता है, उसकी बनावट धरातल की, ये पूरा आप लोग का कैसा एरिया है वो निर्धारित करता है, ठीक। फिर आप लोग का तापीय प्रतिलोमन। तो तापीय प्रतिलोमन को हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद।